प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज आपको जो टॉपिक पढ़ाया था नेक्स्ट, यानी इससे पहले पुनर्जागरण पुनर्जागरण जो था वो सबसे पहले जो है इटली में हुआ था। और इटली में जो पुनर्जागरण हुआ था, उस पुनर्जागरण के इटली में होने के कारण आपको पढ़ाए गए थे। आज अपना जो टॉपिक होगा पुनर्जागरण के कारण, अर्थात पुनर्जागरण जो यूरोप में हुआ और यूरोप में पुनर्जागरण होने के कारण। तो अपना जो टॉपिक है पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण। अब जैसे कि पुनर्जागरण के बहुत से महत्वपूर्ण कारण थे, उन कारणों में अपने जो महत्वपूर्ण कारण हैं, इसमें है सबसे पहले धर्म युद्ध। धर्म युद्ध धर्म युद्ध को क्रूसेड भी कहा जाता है। अब जो ये जो धर्म युद्ध हुआ, ये धर्म युद्ध जो कि ईसाइयों का जो पवित्र स्थल जेरूशलम को लेकर हुआ था। इसको लेकर जेरूशलम। जेरूशलम जो है ईसाइयों का जो पवित्र स्थल था, इस स्थल को लेकर ईसाइयों व इस्लाम धर्म ईसाइयों व इस्लाम धर्म के मध्य हुआ था। इस धर्म के पवित्र स्थान का अधिकार पहले ईसाइयों का था, लेकिन इस्लामियों ने इस पर अधिकार करने के लिए इस पर आक्रमण कर दिया था। और आक्रमण करने के कारण दोनों के मध्य, ईसाई व इस्लाम के मध्य युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध था, ये युद्ध लंबे समय तक अर्थात 2 शताब्दियों तक चला था। अर्थात ये जो युद्ध था, ये जो युद्ध था 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक व 13वीं शताब्दी के अंत में यह युद्ध प्रारंभ हुआ था। अर्थात इसका जो समय था 1096 ईस्वी से 1279 ईस्वी के मध्य यह युद्ध हुआ था। अर्थात ये जो युद्ध है 2 शताब्दियों तक चला था। अर्थात युद्ध बहुत ही लंबा चला था। तो इन युद्धों के कारण ही इसको धर्म युद्ध या क्रूसेड कहा गया है। धर्म युद्धों में ईसाइयों की असफलता हुई थी। अर्थात इस युद्ध में इस्लाम धर्म विजय हो गया था और ईसाइयों की पराजय हो गई थी। और इस पराजय के कारण जो कि ईसाई जो धर्मावलंबी थे, वो पोप और चर्च को मानते थे। तो चर्च को मानते थे, वो ऐसा चाहते थे कि भाई चर्च का प्रभाव भी हमारे ऊपर है, उनका आशीर्वाद है। लेकिन उसके बावजूद भी ईसाई जो है इस युद्ध में पराजित हो गए थे, हार गए थे। अब पराजित हो गए थे, पराजित होने के कारण उसने मान लिया कि भाई हमारे ऊपर जो है ईसाई का जो
सर्वोच्च पोप होता है, उस पोप का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। लेकिन आशीर्वाद होने के बावजूद भी हम क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। पराजित हो गए थे अर्थात इसमें हमें किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली थी, और नहीं मिलने के कारण पोप और चर्च की प्रतिष्ठा को इससे क्या पहुंचा? आघात पहुंचा। अर्थात पोप और चर्च से उनका धीरे धीरे विश्वास कम होने लगा। तो इससे जो है उनका जो है चर्च का प्रभाव और पोप का प्रभाव कम हो गया था, क्योंकि उसको सफलता नहीं मिली थी। और इस पर किसका अधिकार हो गया था? इस्लामियों का अधिकार हो गया था। फिर नेक्स्ट है अपना दूसरा कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। लगभग 2 शताब्दियों तक धर्मयुद्ध चला था, और इन धर्मयुद्ध की अंतिम परिणति जो कि 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन अर्थात बाइजेंटाइन साम्राज्य पर बाइजेंटाइन साम्राज्य यानी पूर्वी रोमन जिसको बोलते हैं बाइजेंटाइन अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया की कुस्तुनतुनिया जो क्या था? कुस्तुनतुनिया इसकी पूर्वी रोमन अर्थात बाइजेंटाइन की राजधानी, बाइजेंटाइन की राजधानी। और बाइजेंटाइन जो है उसको पूर्वी रोमन भी कहा जाता था। पूर्वी रोमन की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, और कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों ने आक्रमण किया। यानी जो बाइजेंटाइन की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण किया था। और कुस्तुनतुनिया को कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेंटिनोपल। कुस्तुनतुनिया को कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है, और कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्कों का जो है अधिकार हो गए। और अधिकार होने से तुर्कों का जो है जो अन्य देशों के साथ अर्थात अन्य देशों के साथ जो व्यापार करने का जो मार्ग था वो मार्ग क्या हो गया था? अवरुद्ध हो गया था। तथा अवरुद्ध होने के कारण उन्हें एशिया महाद्वीप में जाने के लिए समस्या होने लगी कि वे अपना व्यापार एशिया तक कैसे करें। तो वहां मार्ग तक पहुंचने के लिए उन्होंने नवीन मार्ग खोजने के प्रयास शुरू कर दिए कि भाई हमें नवीन मार्ग खोजने चाहिए। तो नवीन मार्ग खोजने के प्रयास उन्होंने शुरू कर दिए, और इन कारणों से कुस्तुनतुनिया के अधिकार की घटना से ही पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। अर्थात कुस्तुनतुनिया पर जो घटना हुई, घटना से उनका जो है अन्य देशों के साथ अर्थात एशिया महाद्वीप के साथ जो व्यापार करना था वो मार्ग अवरुद्ध हो गया था। अवरुद्ध होने के कारण ही इन्होंने अन्य देशों के साथ
अर्थात व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे मार्गों की खोज करना प्रारंभ कर दिया था, और प्रारंभ करना ही पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है। फिर नेक्स्ट है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें। अब भौगोलिक खोजें जो है, इनका जो है भौगोलिक खोजें क्यों की गई, क्योंकि इसका भी एक कारण था, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। अब अधिकार हो गया तो वो मार्ग अवरुद्ध हो गया था, मार्ग अवरुद्ध हो गया तो उनको अन्य देशों के साथ व्यापार करना भी आवश्यक था, और व्यापार करने के लिए उन्होंने नए नए व्यापारिक मार्ग खोजे, जिसमें उन्होंने समुद्री मार्ग और जल मार्ग, समुद्री मार्ग अर्थात जल मार्गों को खोजना प्रारंभ किया, उनको बढ़ावा दिया। और इनके जो खोजने के अन्य भी कारण थे, अर्थात भौगोलिक खोजों के पीछे दो मुख्य उद्देश्य थे। दो मुख्य उद्देश्य क्या थे? एक तो था धर्म का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार, और दूसरा था व्यापार, व्यापार। अब जो है धर्म का जो प्रचार प्रसार और व्यापार था, अब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उस समय जो धर्म का जो सर्वे सर्वा जो पोप होता था, तो पोप ने अपने धर्म के प्रचार के लिए कि भाई अन्य देशों में अपने धर्म के लोगों को भेजना है, तो लोगों को भेजने के लिए उन्होंने क्या किया, ये मार्ग ढूंढने प्रारंभ की। तो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन मार्गों की खोज की। और दूसरा जो था व्यापार, और व्यापारिक जो गतिविधियां जो है अन्य देशों के साथ बनी रहे, चलती रहे, व्यापार चलता रहे, इसके लिए वहां के राजाओं ने अपने व्यापारी को प्रोत्साहित किया कि भाई अन्य देशों में जाए और अपना व्यापार करे। तो इनके उद्देश्य से ये भौगोलिक खोजें हुई थी। और प्रारंभिक सामुद्रिक खोजों का श्रेय पुर्तगाल और स्पेन को है। यानी प्रारंभिक प्रारंभिक सामुद्रिक मार्गों की खोजों का श्रेय पुर्तगाल व स्पेन को है। यानी इन्होंने ही, पुर्तगाल और स्पेन ने ही लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप जो है इन खोज यानी व्यापारिक मार्गों को खोजें, जिससे अपना व्यापार, अपने देश का व्यापार बढ़ सके। तो पुर्तगाल की राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर ने सबसे पहले खोज यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। किसने? पुर्तगाली राजकुमार, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर, हेनरी दी नेविगेटर, जिन्होंने यात्राओं यानी जो यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था, यानी अन्य जो मार्ग खोजने के लिए उनको प्रोत्साहित किया था। और इसके प्रोत्साहन से ही यूरोप के अन्य देशों के लोग जो व्यापारिक मार्गों को खोजने में निकल गए। तो इसमें जो है तथा इसके बाद इन्होंने व्यापारिक मार्गों तो खोजा ही खोजा, इसके साथ साथ अन्य देशों की भी खोज की थी। तो इसमें सबसे पहले 1486 में 1486 ईस्वी में पार्थोलोम्यू ने, पार्थोलोम्यू था, इसने जो है अफ्रीका के दक्षिण छोर, अफ्रीका के दक्षिण छोर को खोजा था। फिर इसके बाद
1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में कोलंबस कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज की। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। तो व्यापारिक गतिविधियों के लिए निकले थे, लेकिन वह आगे गए तो यह जो है अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका की खोज इसने की थी। फिर 1497 ईस्वी में केबट ने लेब्राडोर केबट ने लेब्राडोर व न्यूफाउंडलैंड की खोज की। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये जो है उत्मासा अंतरीप अर्थात केप ऑफ गुड हॉप के रास्ते से भारत आया। और 1519 ईस्वी में मैगलन ने, जो कि फिलीपाइंस पहुंचा था, अर्थात फिलीपाइंस की खोज इन्होंने की थी। और ये जो मैगलन था, यह जहाज से पृथ्वी की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था। अर्थात इसने जो जहाज से पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाए थे, अर्थात चक्र लगाने वाला ये प्रथम यात्री था मैगलन। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट है कागज एवं मुद्रण कला। कागज एवं मुद्रण कला। पुनर्जागरण में कागज एवं मुद्रण कला का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस जो है कागज एवं मुद्रण कला में चीन में ईसा से 200 वर्ष पूर्व रेशम से कागज तैयार किया जाता। चीन में ईसा से 200 वर्ष पूर्व यानी रेशम जो था, रेशम से कागज तैयार किया जाता था। अर्थात कागज का आविष्कार चीन ने किया था। कागज का आविष्कार चीन ने किया था। अर्थात कागज का जो प्रथम आविष्कार कौन था? चीन। अर्थात चीन में सर्वप्रथम कागज बने थे। चीन से यह कागज अरब होता हुआ यूरोप पहुंचा। चीन से
चीन से कागज कहां, अरब, अरब पहुंचा, अरब से कहां पहुंचा, यूरोप। चीन से अरब, अरब से यूरोप कागज पहुंचा था। और अरबों के माध्यम से यह तरीका यूरोप ने सीख लिया था। यानी कागज बनाने का तरीका जो पहले चीन का था, फिर चीन से अरब पहुंचा, अरबों ने कागज बनाना सीखा, और अरबों से यह कागज बनाने का तरीका जो है यूरोपियों ने सीख लिया था। 14वीं शताब्दी में जर्मनी में भी अच्छी किस्म का कागज तैयार होने लगा था। अब जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी में जर्मनी में भी क्या होने लगा, कागज बनने लगा, अर्थात कागज तैयार किया जाने लगा। जर्मनी में कागज बनने लगा। चौदहवीं शताब्दी में जर्मनी में भी कागज बनने लगा था। अर्थात 15वीं शताब्दी में जर्मनी के जोहानेस गुटेनबर्ग ने टाइप मशीन का आविष्कार किया। 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में जोहानेस गुटेनबर्ग, जोहानेस गुटेनबर्ग ने टाइप मशीन का आविष्कार किया था। और जर्मनी के मेंज नगर में 1454 ईस्वी में प्रकाशित 31 पंक्तियों की पुस्तक जिसका नाम है इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। तो 15वीं शताब्दी में जोहानेस गुटेनबर्ग ने टाइप मशीन का आविष्कार किया। टाइप मशीन का आविष्कार किया था। और इस टाइप मशीन के आविष्कार करने के बाद जर्मनी के मेंज नगर में 1454 में जर्मनी के मेंज नगर में, मेंज नगर में 1454 ईस्वी में 31 पंक्तियों की एक पुस्तक प्रकाशित की। 31 पंक्तियों की एक पुस्तक प्रकाशित की। और ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक का नाम था इस पुस्तक का नाम था द इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। द इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। ये जो इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ जो पुस्तक थी, और इस पुस्तक जो है इससे इसको गौरव प्राप्त हुआ था। और ये जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी तथा इससे बौद्धिक जिज्ञासा की पूर्ति से आडम्बर और रूढ़िवाद का स्थान तर्क ने ले लिया था। तथा इस समय बेकन का भी एक कथन है, बेकन एक कथन कहा था, सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। बेकन का कथन, बेकन का कथन। तो इसका कथन था सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, समय की पुत्री है।
तथा इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की क्या है, पुत्री है। प्रसिद्ध विद्वान विल ड्यूरा ने लेखन कला के बाद मुद्रण कला को ही इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना। विल ड्यूरा, विल ड्यूरा ने लेखन कला के बाद, लेखन कला के बाद मुद्रण कला को, कला को कला को ही मुद्रण कला को ही इतिहास का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना। तो इस प्रकार जो है, यानी मुद्रण कला और कागज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, और इससे जो है इसका बहुत ही, इसके द्वारा ही पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिला और पुनर्जागरण हुआ। धन्यवाद।